So hey guys, in this video we are going to talk about iron carbon equilibrium diagram. So सबसे पहले जो है ना इम्पोर्टेंट चीज वो चीज समझ लेना जो मैं वर्ड टू वर्ड बोलूँ, ठीक है। इसका एक नाम नहीं है, पहले देखो इसके नाम क्या क्या है, ठीक है। डायग्राम अभी बना लेना। देखो पहला इसका डायग्राम है, डायग्राम का नाम है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है। सेकंड नाम है इसका आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, ठीक है। इस नाम से भी इसको बोलते हैं। इसको फेज डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में इसको डायरेक्ट फेज डायग्राम लिखा हुआ है। अब ये इसको बोलते क्यों है, देखो इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, ठीक है, समझ गए वाई एक्सिस, एंड कंसंट्रेशन कार्बन की एक्स एक्सिस पे है, इसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं कि कौन सा फेज पाया जा रहा है किस टेम्परेचर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम डायग्राम सिर्फ और सिर्फ तभी बोलेंगे जब कोई इक्विलिब्रियम स्टेट आई हो, मतलब ऐसे नहीं कि उसकी चेंज भी हो रही है स्टेट और तब भी हम इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम बोले, नहीं बोल सकते। जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब स्टेट में है, तो हम इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलेंगे। जैसे ही उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो तुरंत इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। अब कार्बन जो है मिक्स हो रहा है आयरन में, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन हैज द टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ना, देखो इसके क्वेश्चन आता है कि आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम की सिग्निफिकेंस बताओ, या ऐसे कुछ करके, ठीक है। और कंप्लीट ये डायग्राम ऐसा का ऐसा अभी के अभी उतार लो। मैंने स्क्रीन पॉज कर दी है यहाँ पे, और उतारने के बाद मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज़ें ये एक टू जेड वर्ड टोटल समझाऊंगा अभी, ठीक है यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ तक बता चुका हूँ कि कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर रहेगा तो वो वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको नोट करो। Fe3 जो है वो है सीमेंटाइट, ठीक है, जिसकी कंसनट्रेशन है कार्बन की 6.67। देखो समझ गए होगे ये वाली 6.67। अब ये जो है डेल्टा फेराइट, ये देखो कहाँ पे पाया जाता है, डेल्टा वाला रीजन ये है, ठीक है। उसके बाद में ऑस्टेनाइट, प्योर ऑस्टेनाइट भी मैंने ये दिखा दिया आपको, ठीक है। ये वाला रीजन है ऑस्टेनाइट, दिखा देता हूँ, देखो प्योर, इस वाले रीजन को ऑस्टेनाइट रीजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेराइट रीजन। अब जो फेराइट है वो है अल्फा रीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्योर, ओके। और इससे ऊपर जो है आपको मैं पिछले 2-3 उसमें बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर्स में कि ये लिक्विडस फॉर्म होती है। यहाँ पे हमारा कोई स्टडी वाला चीज़ नहीं होता है, हमको सिर्फ ये रीजन और ये वाला रीजन स्टडी करना होता है, ठीक है, यूटेक्टिक वाला। तो इसके बाद में देखो कि कार्बन का भी हो चुका है ये चीज़ प्रॉपर्टी, अल्फा फेराइट हो चुका है, और ये मैं बता चुका हूँ। सबसे पहला पॉइंट है सीमेंटाइट। अब देखो ध्यान से समझना कि जो स्टार्टिंग के 3 है ना, ये वाला फेराइट, ऑस्टेनाइट और ये वाला फेराइट, ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो है Fe3 सीमेंटाइट वाला ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो अब सबसे पहले ये मैंने लिख रखा है कि ऊपर वाले 3 इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस हैं और नीचे वाला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कि मेजर होगा Fe और कार्बन होगा माइनर, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन जो है यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इनकी डेफिनेशन एक एक की पहले आपको बोल के समझाऊंगा, फिर आप खुद समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो जो डेल्टा फेराइट है, डेल्टा फेराइट नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। डेल्टा फेराइट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन Fe हुज कंसंट्रेशन इज। अब देखो यहाँ पे इज के बाद में कहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा ये वाला whose of iron delta iron whose structure is BCC and non-magnetic in nature and average number of atom is 2, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम में पहुंच चुका हूं मैं, कार्बन डायग्राम में, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ये वाला ये गामा ऑस्टेनाइट, ठीक है। गामा ऑस्टेनाइट इज एन, देखो इसकी डेफिनेशन दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, समझने का ट्राई करना कि it is an interstitial solid solution of carbon in Fe
हुज आयरन हु एक सेकेंड ऑस्टेनाइट, हाँ ये रहा, गामा ऑस्टेनाइट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन Fe, कार्बन इन Fe, और इसके बाद में लिख देना है यहाँ पे Fe डेल्टा आयरन, आयरन ऑफ डेल्टा आयरन हुज FCC, whose having FCC structure and average number of atom is 4 and non magnetic in nature। सॉरी यार, थोड़ा वैसे एक साथ से डेफिनेशन बना रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ा हो रहा है मेरे को हेजिटेशन सा। तो आप जब एक बार लिख लोगे ना, ये पक्का प्रैक्टिस हो जाएगा। बना के तो मैं भी एक सेकंड में कंटिन्यू लिख देता हूँ, उसमें लिखने में कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो सिमिलरली ऐसे ही अल्फा आयरन, अल्फा फेराइट, ठीक है। अल्फा फेराइट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन Fe whose crystal structure is BCC and non-magnetic in nature। सिमिलरली नीचे वाला ऐसा हो जाएगा। देखो सीमेंटाइट वाले में क्या करना है आपको, सीमेंटाइट वाले में समझने का ट्राई करना। सीमेंटाइट, देखो सीमेंटाइट वाला कि इसमें हम इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोल देते हैं, लेकिन हम इसमें इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ Fe एंड C, मतलब कार्बन, जिसकी मेजर कंसंट्रेशन है Fe की, माइनर कंसंट्रेशन है C की, और फिर अगेन वहीं पे डेफिनेशन बनाने की जाना होगा, ठीक है। मेड ऑफ आयरन, अल्फा आयरन हुज BCC स्ट्रक्चर एंड नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, सॉरी, ठीक है, मैग्नेटिक इन नेचर एंड एवरेज नंबर ऑफ एटम इज 2, ठीक है। ये चीज़ यार आप बना लोगे, ठीक है, मुझे लगता है, बिकॉज मेरे को तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा हेजिटेशन सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन तक बना देना, और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि फेज डायग्राम को ये बोलते हैं। अब देखो इसमें समझना कि ये होता क्या है, इसको मैं हर एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। देखो जो ये टेम्परेचर लाइन है 727 है, 912 है, 1147 है, 1400 है, 1492 है, 1539 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा प्लस लिक्विड, देखो ऊपर से लिक्विड रीजन है प्योर, ठीक है, ये वाला है डेल्टा रीजन, ठीक है। अब डेल्टा में ऊपर से लिक्विड प्रॉपर्टी आएंगी तो ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला डेल्टा प्लस लिक्विड रीजन, ठीक है। और जहाँ इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन होगी कार्बन की 0.1%, ठीक है। अब सेम ये वाला, ओके, डेल्टा रीजन यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब ये वाला रीजन स्टडी करते हैं। देखो गामा आयरन यहाँ पे है, ऑस्टेनाइट मीनिंग, तो लिक्विड रीजन यहाँ पे है, तो गामा प्लस लिक्विड, ये वाला रीजन टोटल गामा प्लस लिक्विड रीजन है। अब ये आपको पता है यूटेक्टिक कास्ट आयरन है, जैसे हर पॉइंट में यूटेक्टिक होता था, पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे भी इसको पॉइंट को बोलेंगे यूटेक्टिक कास्ट आयरन। इससे आगे की कंडीशन सारी कास्ट आयरन की है। तो देखो यहाँ पे जो रीजन है ये है सीमेंटाइट वाला रीजन, ठीक है। तो लिक्विड प्लस सीमेंटाइट ये रीजन होगा। और देखो ये चीज़ मैंने एक लिख रखी है नॉट यूजफुल, मतलब इससे आगे वाला जो कार्बन है ना, ये वाला हम इसको कहीं भी यूज नहीं करते, बिकॉज इसकी जो डक्टिलिटी है वो बहुत लो होती है और हार्डनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। अब ये इसकी कंसंट्रेशन है यूटेक्टिक कास्ट आयरन की 4.3, और ये जो है लाइन ये क्या डिनोट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक सेम टेम्परेचर है, ओके, कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। अब देखो सीमेंटाइट रीजन की प्रॉपर्टी यहाँ से आएंगी, और ये वाला जो ऑस्टेनाइट था रीजन, ये वाला ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, ये इनवेरिएंट रिएक्शन में आपको समझ में आएगा कि इनको नाम क्या है, परलाइट और लेडोब्राइट, ऐसे ऐसे नाम है, इनको समझ में आ जाएंगे, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने का ट्राई करूँगा। तो यूटेक्टिक स्टील है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, जो ये पॉइंट है इसका नाम है यूटेक्टिक स्टील। अब A1, A2, ACM, A3 ये क्या है, ये है टाइलाइन, ये भी नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आ जाएंगे। तो देखो पहले इन चीज़ों को स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये अल्फा आयरन का रीजन है, ठीक है, स्टील है। और देखो स्टील यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब 0.005 से लेके
5 है, 8 है शायद समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे 2% तक यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है हाइपो यूटेक्टिक स्टील और हाइपर यूटेक्टिक स्टील, ठीक है। हाँ 0.005 ये रहा, ठीक है यार, ये रही कंसंट्रेशन, ये रही। और ये यहाँ पे 0.0025 होगा। ओके, अब मैं कहाँ तक समझा चुका हूँ, ये भी समझ में आ चुका है। चलो मैं इनवेरिएंट रिएक्शन इसी में समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो इनवेरिएंट रिएक्शन क्या होती हैं। इनवेरिएंट रिएक्शन वो होती हैं जिनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है, ठीक है। अब पहला इसमें इनवेरिएंट रिएक्शन है पेरिटैक्टिक रिएक्शन, ठीक है। पेरिटैक्टिक रिएक्शन क्या होता है कि डेल्टा प्लस लिक्विड में से हम कूल करेंगे। कूलिंग मतलब -H, माइनस हीट मतलब हीट निकल रही है यहाँ से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो डेल्टा प्लस लिक्विड, डेल्टा क्या है, सॉलिड है, और उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं हम, लिक्विडस फॉर्म, और वो फॉर्म क्या हो रहा है, वो हो रहा है सॉलिड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ये रहा रीजन वो, ठीक है। डेल्टा प्लस लिक्विड, अब लिक्विड ऊपर से रीजन आ रहा है और डेल्टा यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन है ये डेल्टा प्लस लिक्विड है, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है इनवेरिएंट रिएक्शन में, ये गामा मतलब ऑस्टेनाइट, ठीक है। अब देखो ये भी समझ गए हो कि सॉलिड 1 प्लस सॉलिड ये डिनोट कर रहा है, लिक्विड ये डिनोट कर रहा है, और इस सेकंड सॉलिड डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को बोलते हैं पेरिटैक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट है यूटैक्टिक रिएक्शन। अब यूटैक्टिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, देखो जो डेफिनेशन बना देना आप ही, जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है कि 11447 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी और कार्बन कंसंट्रेशन 4.3% होगी, और लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा दोनों को दोनों सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और उस देखो जो मैं अभी पीछे बोल रहा था कि इनों के नाम भी हैं, तो इसका नाम है लेडेबोराइट, जिसकी कंसंट्रेशन है कार्बन के यहाँ पर 4.3%, ठीक है यहाँ पे। तो देखो 4.3 से यहाँ पे देखो कैसे कैसे टूट रहा है, लिक्विड फॉर्म को जब हम कूल करेंगे दोनों सॉलिड फॉर्म में टूट जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड वन है ये ऑस्टेनाइट और ये है सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट इक्वल टू होता है लेडेबोराइट, ठीक है। यूटैक्टिक रिएक्शन सेकंड ये हो गई। अब होती है, अब देखो इसको समझाता हूँ मैं कहाँ पे, कि लिक्विड रीजन गामा प्लस Fe3C, देखो ये रहा कि ये वाला कि यहाँ पे गामा प्लस Fe3C में टूट चुका है, ठीक है। लिक्विड रीजन यहाँ पे, ये वाला लिक्विड रीजन यहाँ पे, ओके, ये होएगा लेडेबोराइट रीजन। अब है थर्ड रिएक्शन है यूटेक्टोइड रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन ऐसी बना देना कि 727 डिग्री सेल्सियस पे होती है, कार्बन कंसंट्रेशन 0.8% होती है, और इसमें ऑस्टेनाइट टूट जाता है, मतलब आफ्टर कूलिंग अल्फा फेराइड प्लस Fe3C, मतलब अल्फा फेराइड प्लस सीमेंटाइट। देखो ये सॉलिड है और ये सॉलिड 3 है, ये वाला सीमेंटाइट सॉलिड 3 रीजन डिनोट कर रहा है, और ठीक है। इन दोनों को जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं परलाइट, ठीक है, समझ गए होगे इसका। और लेडेबोराइट क्या होता है, देखो लेडेबोराइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, लेडेबोराइट सीमेंटाइट प्लस ऑस्टेनाइट, ठीक है, यही चीज़ डिनोट कर रही है यहाँ पे। और परलाइट जो है मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, देखो समझ गए होगे, सीमेंटाइट प्लस फेराइट, अल्फा फेराइट है, ठीक है। उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन में एक पॉइंट है, उसको समझने का ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू यूटेक्टोइड रिएक्शन ऑस्टेनाइट डिकम्पोज इनटू परलाइट। बिल्कुल यही जो चीज़ हो रही थी कि यूटेक्टोइड रिएक्शन में यूटेक्टिक कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम देखना क्या हो रहा है कि वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ कि ऑस्टेनाइट डिकम्पोज इनटू परलाइट, ऑस्टेनाइट डिकम्पोज इनटू परलाइट, ऑस्टेनाइट डिकम्पोज इनटू परलाइट, ठीक है। सॉरी ये वाली थी रिएक्शन, ओके, ऑस्टेनाइट डिकम्पोज इनटू परलाइट।
by cooling below 727 degrees Celsius. This decomposition take place due to gamma iron charges changes its crystal structure FCC into BCC by cooling. देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ कि जो FCC स्ट्रक्चर होती है ना गामा आयरन की, वो BCC में स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जब हम उसको ठंडा करते हैं। तो जो परलाइट है वो फॉर्म हो जाता है ऑस्टेनाइट, मतलब ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हो जाता है परलाइट में। यही तो रिएक्शन डिनोट करिए यूटेक्टोइड रिएक्शन कि पर ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हुआ है परलाइट में, ठीक है। और 727 डिग्री सेल्सियस है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, ये वाला कि FCC स्ट्रक्चर जो चेंज हुई है वो BCC में हुई है, ठीक है। और बस इसी वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सोल्युबिलिटी वाला, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ कायरन इन वेरियस फेजेस। ओके, अगर कोई भी इससे रिलेटेड अभी तक ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके।